सो नॉन फाइनेंशियल एरियाज क्या है? नॉन फाइनेंशियल एरियाज मतलब आप ये मेजर करते हो कि क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कब कब क्या क्या हुआ था। अच्छा एक बात बताओ, ये सारी इंफॉर्मेशन निकालोगे कहां से? आरओसी के पास रिपोर्टिंग। आरओसी एक्चुअली देता है 50 मिनट और पैसा लेता है रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ओपन करने का। हाँ, बोर्ड रिपोर्ट या डायरेक्टर्स रिपोर्ट बोलते हैं, उसमें नॉन फाइनेंशियल एरिया की रिपोर्टिंग होती है। आपने अगर किसी कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट कभी पढ़ी हो ना, तो ध्यान से पढ़ना। उसमें वो सारी बातें रिपोर्ट होती है जो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में रिपोर्ट होती है। ओके, कई बार उसमें चेयरमैन स्पीच भी लगाते हैं, जिसका मतलब ये होता है, सी चेयरमैन स्पीच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग, लेकिन चेयरमैन अपनी तरफ से स्टेक होल्डर्स को स्पीच दे रहा है, तो वो स्पीच में भी रीडिंग बिटवीन द लाइंस बहुत सी चीजें आती है। कई बार हम लोग और भी चीजों से ढूंढते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल अबाउट द कंपनी, वो भी हमें एक हिंट देता है कि कंपनी के अंदर हो क्या रहा है। फाइनेंस नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी देता है। क्लियर? समझा? और और क्या होगा जिससे आपको नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पता चल रहे हैं? परफेक्ट। कंपनी की सीएसआर रिपोर्ट कंपनी के सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताती है। देखो, जब आपके जेब में पैसा हो ना, तब आप देने की ताकत रखते हो। आपके जेब में अगर पिछले 3 साल से प्रॉफिट 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 चल रहा है, तो आप सीएसआर करने की ताकत रख रहे हो। इसका मतलब कंपनी की सीएसआर रिपोर्ट कंपनी की सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स को रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये कंपनी सस्टेन कर रही है, क्योंकि अगर ये 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 2% डोनेट करने के काबिल है, तो इसका मतलब बाकी के प्रॉफिट्स में ये सस्टेन करने के काबिल है। समझा? इसलिए सीएसआर को आप सस्टेनेबिलिटी के साथ पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि सिंपल है, जब कंपनी पहले सस्टेन करेगी तब सीएसआर कर पाएगी। सस्टेनेबिलिटी इज अ प्री रिक्विजिट टू डू अ सीएसआर। जेब में जब पैसा होगा ना, तभी डोनेशन हो सकती है। क्लियर? समझा? सो सीएसआर रिपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स, ये तीन एस्पेक्ट्स हैं जो कंपनी के बेसिकली आप नॉन फाइनेंशियल एरियाज में देखते हो। सो दैट इज हाउ इट इज। यू सी द बोर्ड्स रिपोर्ट, यू सी द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी। इसमें से एक चीज जो आपको आपकी लाइफ में, आपकी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा मिलेगी, वो ये है, बोर्ड रिपोर्ट। एंड बोर्ड रिपोर्ट कौन से सेक्शन में कवर होती है? यस, 134 पे। याद रखना, अगर आपको बोर्ड रिपोर्ट बनाने का काम दिया गया है, यू हैव टू डिग डीप इंफॉर्मेशन एंड फाइंड मोर थिंग्स, बिकॉज बोर्ड रिपोर्ट बनाना आसान नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है? बोर्ड रिपोर्ट क्या है? वेल, कंपनी की डायरेक्टर्स रिपोर्ट एक तरह से, अच्छा बोर्ड रिपोर्ट हम लोग किसके लिए बनाते हैं? ये बोर्ड रिपोर्ट एक्चुअली स्टेक होल्डर्स के लिए बनती है, बाहर वालों के लिए। ये बोर्ड एक्चुअली हम शेयर होल्डर्स के लिए बनाते हैं। एजीएम में जो बोर्ड रिपोर्ट ले डाउन करते हैं, उन्हीं के लिए बनती है। अगर अगर उनकी रिक्वायरमेंट ना हो, तो कंपनी में बोर्ड रिपोर्ट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स बोर्ड रिपोर्ट नहीं बनाते, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मोर देन सफिशिएंट टू स्पीक अप। लेकिन अगर मुझे किसी को रिपोर्ट करना है कि क्या हो रहा है कंपनी में और उसको समझाना है, तो फिर मुझे बोर्ड रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ठीक है? एंड बोर्ड रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन कंपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट ऑन कंसोलिडेटेड। ये इंपॉर्टेंट है। मुझे कंपनी की रिपोर्ट चाहिए, ना कि उसके ग्रुप रिपोर्ट। क्लियर? तो बोर्ड रिपोर्ट में याद रखना, ये सब चीजें आती है। ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर आप एक कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट देख रहे हो, इमेजिन करो आप एक बोर्ड रिपोर्ट देख रहे हो, इसमें क्या क्या चीजें देख रहे हो आप? पहला पेज, दूसरा पेज, क्या क्या चीजें होंगी? कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में लिखा होगा, स्ट्रक्चरल चेंज, और
अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स लिखा होगा, और केएमपी ऑडिटर्स, हाँ ऑडिटर्स का पार्ट, ऑडिटर्स आएगा, और तो जो बोर्ड रिपोर्ट चल रही है और क्या क्या आएगा। ओके, ऑडिटर्स क्वालिफिकेशंस एडवर्स बराबर उसके रीजंस, और बोर्ड रिपोर्ट में क्या आएगा। ओके, तो प्रायर, अपने प्रायर एंट्री एडजस्टमेंट आइटम्स पड़े होते हैं, तो जो कवर नहीं होते वो चीज़ें। ओके हाँ, पेनल्टीज पीछे की तरफ आती है, पेनल्टीज आती है, और रेम्यूनरेशन टॉप मैनेजमेंट वो भी आता है बराबर, और डिक्लेरेशंस गिवन बाय डायरेक्टर्स पीछे, हाँ पीछे आता है बराबर, हाँ। यहाँ पे डीआरएस स्टेटमेंट आता है बराबर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, दो तीन चार, हाँ बराबर, उसमें भी वो भी आता है। सो बोर्ड रिपोर्ट, एक्चुअली जब एक बोर्ड रिपोर्ट खुलती है ना, बहुत सारी चीजें आती है। अभी क्या कर दिया है, अभी बोर्ड रिपोर्ट के मेजर कंटेंट्स को आपको बनाना है, कंपनी के वेबसाइट पे डालना है, और बोर्ड रिपोर्ट में सिर्फ वेब लिंक का नाम लिखना है, ये कर दिया है। सो आपको कंपनी के वेबसाइट पे डिटेल बोर्ड रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन जो फिजिकल मिलेगी वो उतनी डिटेल नहीं होगी। समझा? अब आप देखो क्या क्या आता है। बोर्ड रिपोर्ट का स्टार्टिंग ही इससे होता है, कंपनी की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या है, कंपनी की जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, कंपनी कैसी है, कितने साल है, ऑथराइज कैपिटल कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या है, कितना डेट कितना, और कई बार साइड में ऐसा पाई डायग्राम आता है, ऐसे साइड में कभी कभी पाई डायग्राम दिया रहता है। ओके, और कई बार बोर्ड रिपोर्ट के कुछ पार्ट्स होते हैं ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स के, वो डैशबोर्ड में बना के देते हैं, जिसके अंदर बार डायग्राम्स दिखते हैं, जिसके अंदर लाइन डायग्राम्स दिखते हैं। क्लियर? एक काइंड ऑफ डैशबोर्ड बन के देता है, जिससे हमको क्विक रिव्यू में समझ में आ जाए कि कंपनी पिछले परफॉर्मेंसेस से अब कैसे चल रही है। ठीक है, ये डैशबोर्ड, ये पाई डायग्राम बनाना एक्सेल में थोड़ा बहुत सीख के रखना, बिकॉज ये काम कॉर्पोरेट्स में आपको डेलीगेट होता है। क्लियर? क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट में भी डालना है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे हमेशा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बिजी हैं और काम आपको दिया है। यू हैव टू गेट द वर्क, गेट द डेटा एंड मैच द डेटा ऑल्सो, एंड हमेशा पिछले 2 या 3 साल की रिपोर्ट सामने रखने का, टू मैच ये चीजें बराबर से दिख रही है कि नहीं। ओके, देन क्रेडिट रेटिंग, एजेंसी से ये रेटिंग ऑब्टेन करना। आईपीएफ अकाउंट, आईपीएफ में कितना बैलेंस गया है और कितना बाकी है, ये मैं बोल रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली डिगिंग द इंफॉर्मेशंस। ये आसानी से मिलती नहीं है, निकालनी पड़ती है, ये निकालते निकालते पूरा साल निकल जाता है। ओके, एक्चुअली बोर्ड रिपोर्ट बनते बनते ना 31 मार्च के बाद अगर आप बोर्ड रिपोर्ट बना रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। बोर्ड रिपोर्ट बनाने का काम 30 सितंबर के बाद से शुरू हो जाता है, क्योंकि एजीएम नियरली जुलाई में आ जाती है लिस्टेड कंपनीज की। जून तक आपका क्वार्टर खत्म होता है, जुलाई में एजीएम पक्का। क्लियर? एंड मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन, हमारे डायरेक्टर्स किधर है, टॉप मैनेजमेंट किधर है, वो सारी इंफॉर्मेशन, एंड डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स हैज टू बी गिवन। क्लियर? कौन किधर, ये सब चीजें निकालनी है, और सब्सिडरीज वगैरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रखना, वो भी वेब लिंक पे डालने हैं, उनका एड्रेस वगैरह के साथ। ठीक है, एंड डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड, लोन्स एंड गारंटीज, ये सब डिटेल डेटा निकाल के रखना है। पिछले लोन्स कितने रीपे हो गए, इस साल कितने मैच्योर हुए, आपको अभिषेक सर ने वो डिपॉजिट का ऐसे टेबल पर बताया होगा, कितने लोन्स होते थे, कितने मैच्योर हुए, कितने आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, वो टेबल टेबुलर फॉर्म में दिखाया था, वो एक्चुअली रिपोर्टिंग में जाता है कि आपके कौन से डिपॉजिट्स कब दिए गए, कब उसकी मैच्योरिटी डेट है, कब वो लाइकली है, कितना हमने डिपॉजिट फंड में डिपॉजिट कर रखा है, और अप्रैल के ऑब्लिगेशंस के हिसाब से कितना चीजें। तो ये सारी रिपोर्टिंग जाती है कि जेन्युइन फॉर्म में जाती है। तो हो सके तो बीएससी एनएससी से, या आज चाहिए तो गूगल पे जाके डाउनलोड डायरेक्टर्स रिपोर्ट, सी इट फॉर योरसेल्फ, बहुत सारी चीजें आएंगी। ओके, देन पर्टिकुलर्स ऑफ लोन्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अरेंजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, ये एक अलग से रिपोर्ट बनती है, सीएसआर, जो बोर्ड रिपोर्ट के पीछे लगती है।
तो वो भी अपने आप में अलग पार्ट है। और कई बार सीएसआर में ना फोटोज वोटोज डाल के दिखाते हैं, हम लोग यहाँ पे गए थे, सीएसआर किया था, पूरी एक तरह की बुकलेट बनती है। फिर हमने कितना स्टेटमेंट, कितना खर्चा किया, कितना एक्सपेंडिचर, कमेटी ने क्या रिव्यू किया, इम्पैक्ट असेसमेंट्स कितना है, सब आता है उसमें। तो इट इज लाइक पूरा साल बिजी रखने वाला एजेंडा है ये आपको। ओके, आई एम नॉट किडिंग, ये पूरा साल बिजी रखने वाला एजेंडा है आपका। अगर आप सिर्फ बोर्ड रिपोर्ट भी हैंडल कर रहे हो ना, आप साल भर बिजी हो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन निकालते निकालते ही साल निकल जाता है। देन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ये कहां से मिलेगा? फैक्ट्री जाओ, फैक्ट्री के बिल्स उठाओ, इलेक्ट्रिसिटी के कितना यूनिट कंजम्पशन हुआ था, कितना प्रोडक्शन हुआ है, ओके, कितना बिल पेमेंट हुआ था, हमारे यूनिट्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं, वो सब एक्सेल डेटा में डालना पड़ता है। क्लियर? एंड देन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटगो, कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके पूछो कितना फॉरेन एक्सचेंज आया, कितना गया, और क्यों आया। क्लियर? रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, अब ये है ना, ऐसा वाला काम है जिसको करना आसान नहीं है। रीजन, रिस्क को डिफाइन करना और बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हाट इज रिस्क? आपकी नज़र में कुछ हो सकता है दूसरे के लिए, तो आरएमसी कमेटी के थ्रू आप उनसे रिस्क का चीज़ें लेते हो, लेकिन स्टिल उसको अपने वर्ड्स में डालना एक आर्ट है। ठीक है? एंड एस्टेब्लिश विजिल मैकेनिज्म्स एंड जुडिशियल बॉडीज एंड रेगुलेटर्स। ओके, ऑडिटर्स की रिपोर्ट आएगी और इसके क्वालिफिकेशन रिप्लाई देने हैं, कंप्लायंस विद सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स हो रहा है ये, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एनुअल रिटर्न्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देनी है, तो ये सब बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट है। दूसरी बात, एग्जाम के हिसाब से बोर्ड रिपोर्ट में 10 पॉइंट से कम मत लिखना, 10 पॉइंट से कम मत लिखना, नहीं तो एग्जामिनर को शर्म आएगी कि तुम्हें सीएस क्यों बनाऊं। बोर्ड रिपोर्ट तुम्हारे आर्टिकलशिप शुरू होते ही 6 महीने में तुम्हारे सामने आएगा। ओके, सो बोर्ड रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स। क्लियर? उसके साथ सीएसआर रिपोर्टिंग होती है सेक्शन 135। ओके, सीएसआर रिपोर्टिंग सेक्शन 135। 134 सबसेक्शन 3 के हिसाब से आपको कंप्लायंस के हिसाब से सीएसआर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्टिंग। So there shall be attached to a statement which is laid in the general meeting and includes the detail which has to be developed in the CSR reporting. ठीक है? अब CSR रिपोर्टिंग करने के लिए आपको मालूम है गवर्नमेंट ने क्या किया है? CSR का दो पार्ट, एक 2021 के पहले, 2021 के पहले, और एक 2020-21 के बाद। 2021 में CSR पॉलिसी चेंज किया गया था। okay? 2021 में CSR पॉलिसी चेंज किया गया था और उसमें मेजर पार्ट चेंजेस आए थे। स्विच ऑफ, विच वन? डन। सो 2021 में CSR में मेजर पार्ट की रिपोर्ट, सॉरी, मेजर पार्ट रिपोर्टिंग आई थी। सो ये आया था 21-22 ऑनवर्ड्स। अगर CSR रिपोर्टिंग आप देखो तो इस तरह से आप CSR पॉलिसीज के हिसाब से डिवाइड करते हो। 1 अप्रैल 2020 और 1 अप्रैल 2020 के बाद से। ठीक है? क्लियर? अभी रीसेंट अमेंडमेंट पे CSR के हिसाब से CSR 2 फॉर्म्स जो हम लोग एनुअल रिटर्न्स के साथ में फाइल करते हैं, उसके अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस डाले गए। क्या है वो सब मैं बताता हूँ। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रायर टू 1 अप्रैल 2020 में क्या क्या आता था? ये टाइम पे CSR है ना, ऐसा लगता था इट वाज लाइक अ सिंपल लिविंग लाइफ, किड्स गेम। ज्यादा कुछ रिपोर्टिंग नहीं थी, बहुत कम डेटा था, हम लोग भी खुश थे। नहीं था, कंपनी का आउटलाइन दे दो, CSR कितना है, एवरेज प्रॉफिट्स कितना है, CSR एक्सपेंडिचर कितना किया फाइनेंशियल ईयर पे, अगर कंपनी ने नहीं किया तो बोर्ड रिपोर्ट में रिपोर्ट कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी डन, बस। इसके बाद लाइफ वॉज वेरी हैप्पी, ज्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ अदर सेगमेंट स्टार्टेड। जस्ट अ मिनट, ये आया और इसने हमारी हालत खराब कर दी। ओके,
आई विल शो यू समथिंग अबाउट इट। मॉड्यूल चैप्टर नंबर अपना ये रिपोर्टिंग प्रायर टू दैट थी, ये रिपोर्टिंग आ गई। दिस इज द रिपोर्टिंग 1 अप्रैल 2020 से आप देख सकते हो। और अभी जो ये देख रहे हो इसमें इस फॉर्म में भी चेंजेस आ चुके हैं और भी थोड़ा बड़ा कर दिया है। सो डायरेक्टर्स रिपोर्टिंग ये वो सब आपको नेम डायरेक्टर डेजिग्नेशन देने हैं, वेब लिंक ये सब, फाइनेंशियल ईयर दिस रिपोर्टिंग 2% ये सब किया है, ये सब देने का है। डिटेल्स ऑफ CSR अमाउंट एंड कैरी फॉरवर्ड नॉर्म्स। वो कैरी फॉरवर्ड नॉर्म्स आपको समझाता हूँ क्योंकि आप लोगों ने शायद किया हुआ भी होगा, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या होता है। ओके, तो ये सब उसका रिपोर्टिंग है, ठीक है। देन अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे कैसे इन्वेस्ट किया है, अमाउंट स्पेंड कितना बाकी है, देन CSR इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स क्या है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर किस तरह से खर्चा हो रहा है, एंड बाकी के चीज़ें और रीजंस इफ द कंपनी प्लेन एंड सिग्नेचर्स। ओके, MD CEO CSR कमेटी एंड फॉरेन कंपनीज के हिसाब से। सो इन सब चीज़ों को हमने इस शॉर्ट फॉर्म में याद रखा क्योंकि इतना बड़ा टेबल बनाने को नहीं होगा। तो ब्रीफ आउटलाइन, कॉम्पोजिशन, वेब लिंक ऑफ एड्रेस, डिटेल्स ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट्स, अमाउंट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ, एवरेज नेट प्रॉफिट्स, उसके अंदर 2% ऑफ नेट प्रॉफिट सरप्लस अराइजिंग, अमाउंट रिक्वायर्ड एंड फाइनेंशियल। तो A plus B minus C is the total. This is the total. ठीक है। C के हिसाब से CSR amount spent, CSR amount spent against the ongoing projects, spends against other projects, and amount spent on administrative head, impact assessment, and this is the total. That is B, C, D, and E का total. And details of the unspent amount, details of CSR and अगर आपने कोई क्रिएशन किया है कैपिटल एसेट्स, जैसे हॉस्पिटल्स बना दिया, स्कूल्स बना दिया, दैट्स कॉल्ड कैपिटल एसेट्स, तो उसका डिटेल्स, एंड अगर आप नहीं करते तो उसका रीजंस। ओके, सो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स टू 11 पॉइंट्स कम्स इन द पिक्चर। अब एग्जाम में इतना बड़ा फॉर्म भरना सबके लिए मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड, इसलिए इस तरह पॉइंटर्स में रखा हुआ है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन CSR। ठीक है, तो याद रखना इस सब चीज़ों को हमको रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर आपका CSR हो रहा है तो फिर कंपनी सस्टेनेबल है, तो इसका मतलब आप एक और रिपोर्ट देते हो, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इसमें हम लोग रिपोर्ट क्या कर रहे हैं? कंपनी कितने साल रहा था, ये कंपनी कितने साल से चल रही है, परफॉर्मेंसेस कैसे हैं, प्रॉफिट्स कैसे हैं, और फ्यूचर में क्या एक्टिविटीज कर सकती है, क्या कर सकती है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे कर सकती है, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है। अब कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में ना ये सारी चीजों में से हम सिर्फ 3 ही एस्पेक्ट देखते हैं। एक, एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या कंपनी सस्टेन कर पाएगी। जैसे टेस्ला हैज अ लार्जर सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सिंग, रीजन पॉल्यूशन फ्री। ओके, सो एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या वो सस्टेन कर पाएगी, वो चेक करना रहता है। क्लियर। देन सोशल, दैट इज लोग इस कंपनी को कितने लेवल तक एक्सेप्ट करते हैं। उस सोशल नॉर्म को देखते हुए ही एलन मस्क उतर के आया है ट्विटर में। एलन मस्क की मीटिंग हुई थी टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट्स वालों के साथ, और टेलीकम्युनिकेशंस की मीटिंग होने के बाद मिस्टर एलन मस्क हैज डिसाइडेड दैट टू, नहीं तो उसने ट्विटर डील छोड़ दी थी, वो ट्विटर डील वापस ली। हिज आइडिया इज नॉट टू सेट अप ट्विटर, हिज आइडिया इज टू सेट अप अ टेलीकम्युनिकेशन डिविजन। गॉट इट? He says India, that is, यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज लगाने के लिए टावर लगाना बहुत महंगे है, सैटेलाइट बट है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग।
क्लियर? स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम है, इनफैक्ट उसी की वजह से आज यूक्रेन लड़ पाया था, 1 साल होने आया उसको लड़ते रहते। क्लियर? सो ये जो पूरा सिस्टम बिठाना होता है ना, ये जो पूरा एरिया है सस्टेनेबिलिटी का, उस तरह से देखते हैं एनवायरनमेंट में आप कितना सस्टेन करोगे, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो आगे चलते हुए एनवायरनमेंट में कितना सस्टेन करेगी। दूसरा, सोशल नॉर्म यानी पब्लिक आपको कितना देती है, और तीसरा आपका इंटरनल, आपके गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, इंटरनल सिस्टम कैसे। सो दैट्स द ट्रायंगुलर थिंग, द ESG। ये तीन चीजें आज सारा वर्ल्ड कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, क्योंकि एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से अगर आप कोई एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली पे हो तो किसी दिन भी आप बंद हो जाओगे, कुछ भी गलत हो गया आप बंद हो जाओगे। अगर सोशल नॉर्म पे आपका नाम बदनाम हुआ आप बंद हो जाओगे, और अगर आप गवर्नेंस एंगल पे ठीक नहीं हो तो फिर कोई फ्रॉड निकल के बाहर आएगा। क्लियर? ये तीन चीजें सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे चलती है, इसलिए जो न्यू सिलेबस आ रहा है उसमें ESG करके ही 60 मार्क्स है। ESG नॉर्म्स, ESG रिक्वायरमेंट्स, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, उसी में 60 मार्क्स तो वही है पूरा। ओके, so sustainability report can help the organization to measure and understand, communicate economic, environmental and social and governance। और हाँ, एक और E था इकोनॉमिक। ओके, इकोनॉमिकली आप कैसे चल रहे हो। इकोनॉमिकली चलने का मतलब होता है कि यू मे हैव गुड फंड, लेकिन लोग फिर भी संभल के चलते हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस करते हुए, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक इज रिच डैड एंड पुअर डैड, हाउ डू यू रन इकोनॉमिकली। ठीक है, पर रिमेंबर रिच डैड एंड पुअर डैड, उसके साथ अगर आपको एक एक्स्ट्रा बुक पढ़नी है तो जरूर रीड करना, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, वो भी एक उसकी अच्छी बुक है। क्वाड्रेंट, वो भी एक अच्छी बुक है जो आपको थोड़े अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगी। ठीक है, लेकिन और भी चीजें पढ़नी है तो ये भी गूगल पे सर्च करके देखना, व्हाई रिच डैड पुअर डैड फेल्स, तो वो भी आपको मालूम पड़ेगा इंटरेस्टिंग एंगल से। तो ठीक है, इंटरनल बेनिफिट्स एंड एक्सटर्नल बेनिफिट्स, सस्टेनेबिलिटी के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर इंटरनल बेनिफिट्स क्या है, जैसे अंडरस्टैंडिंग द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हम सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं। एम्फसाइजिंग द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, इन्फ्लुएंसिंग द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, स्ट्रीमलाइनिंग द रिड्यूसिंग द कॉस्ट, benchmarking this and avoiding being implicated. That's the internal benefits of external, this is the, you can say, sustainability reporting। अच्छा, एक्सटर्नल में क्या क्या होगा, इंटरनल आपने देखा, एक्सटर्नल क्या क्या होगा, सोचो। हम लोग को सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करती है, और ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस कंप्लायंसेस पे हम लोग कहां पर हैं, और yes, हम लोग कंज्यूमर को सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट दे रहे हैं कि नहीं, कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को लेने के बाद कैसा फील कर रहा है। तो एक्सटर्नल बेनिफिट्स ये होता है, एक तो सोशल गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंट लॉ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उस पे हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं। तो सारी चीजें, गवर्नमेंट, पीपल, पब्लिक, ये सब एनवायरनमेंट, सब चीजें हमें ठीक तरीके से, ये पार्ट आप एक चैप्टर 16 में पढ़ोगे, द PPP रूल, द ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, पब्लिक, प्लैनेट एंड पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट्स, 3 पार्ट। ओके, PPP रूल, इंप्रूविंग द रेपुटेशन एंड ब्रांड एंड रॉयल्टीज, ये एस्पेक्ट हेल्प करता है कि आपकी ब्रांड लॉयल्टी, आज भी अगर आप टाटा पे विश्वास करते हो तो वो इस 3 पैरामीटर्स पे खरा उतरा हुआ है। टाटा के प्रोडक्ट्स, टाटा इंश्योर करता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, ओके, गवर्नेंस में टाटा वीक ना हो, और सोशल एनवायरनमेंट में आज भी वो ट्रस्ट फैक्टर पे अच्छा चल रहा है। ओके, सो ये सब चीजें, अभी आजकल कई सारे एप्स आ गए जिसको जो ट्रस्ट फैक्टर लेते हैं, समथिंग लाइक trustpilot.com, जो लोगों से आपकी चीजों से ट्रस्ट फैक्टर लेता है।
ओके, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि कंपनी लोग उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। एंड इट डेमोन्स्ट्रेट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द एक्सपेक्टेशंस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये बताता है कि आने वाले टाइम में, आने वाली चीजों में आप किस तरीके से सामने वाले पे डिपेंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे सस्टेनेबिलिटी के पीछे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? एक सोचो, आप एक कंपनी हो, आपके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है तो आप सस्टेन कर रहे हो? सोसाइटी, सप्लायर्स, और कौन? मीडिया, रेगुलेटर्स, कस्टमर्स, ओके। ये लोग अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम सस्टेन कर रहे हैं। हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए ये लोग चाहिए। द रेगुलेटर्स, द कस्टमर्स, द लॉयल्टी पॉइंट्स वाले जो हम पे विश्वास करें और हमसे लेते जाए, एम्प्लॉयज, पीयर प्रेशर फ्रॉम द कंपनीज, मीडिया, एनजीओज, कंपनीज, इन्वेस्टर्स, अगर ये लोग अपने साथ जुड़े हैं तो हम लोग सस्टेन कर पा रहे हैं। क्लियर? ठीक है। अब ये जो सस्टेनेबिलिटी का पार्ट था, ये आया कहां से था? ये जो पूरा इनिशिएटिव लिया गया था ना, ये शुरुआत हुई थी इंडिया के बाहर, जब ग्लोबल नॉर्म पे कंपनियों के फेलियर्स कई नेशंस पे देखने को मिले। जापान में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ब्लीडिंग, न्यूयॉर्क एंड डाउ जोन्स गोइंग डाउन देयर। तब उन्हें एक कंसेप्ट समझ में आया कि सस्टेनेबिलिटी कहां से आएगी? वो आएगी एक प्रॉपर रिपोर्टिंग से। क्योंकि अगर कंपनी रिपोर्टिंग बराबर करे तो हमें समझ में आएगा कि कंपनी कितना सस्टेन कर पाएगी। क्लियर? इसीलिए इस रिपोर्टिंग को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में डालने के लिए ये डेवलप किया गया, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स, जीआरआई नॉर्म्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। जीआरआई नॉर्म्स के हिसाब से हर एक ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू एंड गवर्नेंस डिस्क्लोज करता है कि आप ग्लोबल इकोनॉमी में कैसे सस्टेन करोगे। द जीआरआई नॉर्म्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। पहले के जीआरआई स्टैंडर्ड्स, आई वुड से जीआरआई 1 जब आया था, इट वाज द बेसिक स्टैंडर्ड्स। जीआरआई 2 ने थोड़ा हाई लिया था, जीआरआई 3 एडवांस लेवल तक गया था। आज आप पढ़ रहे हो वो है जीआरआई 4 या 5 वाला, ओके, जो अपने आप में अब एक इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड्स हो चुका है। कंपनियों के अंदर घुस गया है, लेकिन कंपनियों को ज्यादा कुछ पता नहीं है, या यूं बोलो कंपनियों ने अडॉप्ट कर लिया है क्योंकि वो कंट्रियों ने अडॉप्ट करके अपने लॉज में ब्लेंड कर लिया है। जैसे इंडिया के एलओडीआर और इंडिया के शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स में ऑलरेडी जीआरआई स्टैंडर्ड्स हम कवर कर रहे हैं। क्लियर? जो बैंक्स वगैरह रिपोर्टिंग करते हैं उसके भी जीआरआई स्टैंडर्ड्स हम कवर कर रहे हैं। तो हमने अपने लॉ में ही इस तरह से ब्लेंड कर लिया है कि हम जीआरआई मीट भी कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों को आइडिया ही नहीं है। क्लियर? सो जीआरआई स्टैंडर्ड्स है क्या? GRI standards represent reporting publicly of economic, environmental and social impacts. ठीक है, आप किन तरीकों से इन लोगों को बताते हो? And GRI reporting standards helps business, organization and other organization to understand and communicate the impact of social, critical and sustainability issues. कि क्या ये लोग सस्टेन कर पाएंगे, क्या ये लोग एवर चेंजिंग रिक्वायरमेंट पे जी पाएंगे? ओके, ये सब चीजें आपकी रिपोर्टिंग खुद बता रही है। क्लियर? And some of the distinctive elements, multi-stakeholders inputs, कई लोगों के सारे इनपुट्स आते हैं, रिकॉर्ड एंड यूज ऑफ एंडोर्समेंट्स, ओके, इनसे अपने को मालूम पड़ता है कंपनी कितनी सस्टेन कर रही है। गवर्नमेंट रेफरेंसेस, ठीक है, इंडिपेंडेंस, शेयर्ड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये सब चीजें एक्चुअली, ये सब चीजें डेटा एनालिस्ट का पार्ट है। ओके, इनसे आप डेटा गैदर करते हो, लोगों, स्टेक होल्डर्स का डेटा, गवर्नमेंट का डेटा, इंडिपेंडेंट जो कंसल्टेंट्स होते हैं, फ्रीलांसर्स, उनसे डेटा मिलता है, और अलग अलग जो कंपनी प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही है, डेवलपमेंट डेटा, उससे वो मिलता। तो इससे मालूम पड़ता है कंपनी की सस्टेनेबिलिटी क्या चल रही है। क्लियर? समझा? एंड जीआरआई स्टैंडर्ड्स है क्या? जीआरआई स्टैंडर्ड्स है ना, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। GRI 1 जो है वो फाउंडेशन बेसिस, GRI 101 फाउंडेशन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ GRI स्टैंडर्ड्स है।
GRI 102 जनरल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर्स करते हो। आपके बोर्ड रिपोर्ट ऑलरेडी GRI स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, सरप्राइजिंग सी। एंड मैनेजमेंट अप्रोच, हम लोग MDAR जो ले रहे हैं वो यही है। ओके, दैट इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस रिलेटिंग टू मटेरियल टॉपिक्स। तो सेबी ने GRI स्टैंडर्ड्स को देखते हुए अपनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। उसको रिसेंटली 2021-22 में अमेंड किया गया। ओके, BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स, चेंज किया गया। बाकी इंटरनल बेनिफिट्स ऑफ कंपनीज एंड एक्सटर्नल बेनिफिट्स, ये जो ऊपर हमने कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी पे पढ़ा था, ये सेम वही है GRI स्टैंडर्ड्स के। ये ऊपर वाले इधर, ये देखो इधर पढ़े थे ना, सेम वही है GRI स्टैंडर्ड्स के अंदर, तो इसके अंदर कोई अलग से नहीं है। ओके, ये स्टैंडर्ड्स डेवलप किए थे, दैट इज एक NGO डेवलप किया गया था ग्लोबल रिपोर्टिंग के लिए, उन्होंने ये स्टैंडर्ड्स दिए हैं। और क्योंकि ग्लोबल फॉलिंग हो रही थी तो कई कंपनीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। दैट्स व्हाई द स्टैंडर्ड्स केम इनटू पिक्चर। ओके, नाउ सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क इन इंडिया। इंडिया में सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क कैसे बना, क्या बना, ठीक है, चलो मैं थोड़ा ब्रीफ आइडिया देता हूं। सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क इन इंडिया का डेवलपमेंट हुआ 2002 के बाद से। कंपनीज एक्ट में 2002 अमेंडमेंट एक्ट आने के लिए तैयारी चल रही थी। इनफैक्ट आप सरप्राइज हो जाओगे, हम ये सोच रहे थे कि 2005 में ही कंपनीज नया एक्ट आ जाएगा। 2002 अमेंडमेंट कुछ ऐसा चल रहा था कि जो 2013 एक्ट देख रहे हो ना, वो 2005 एक्ट होने वाला था, फिर वो 2009 एक्ट होने वाला था। ना 5 हुआ ना 9 हुआ, ले देके 2013 हुआ। 2013 एक्ट के टाइम पे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी एक पब्लिक स्पीच में एक स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट इस रिगार्ड में थी कि हमारे मिनिस्टर्स, हमारे कई सारे लीडर्स कई जगह पे जाके एक स्टेटमेंट कराते, अरे इधर पानी आया 5-5 लाख रुपया सारे घरों को, इधर भूकंप आया हम हर एक घर को 1-1 लाख रुपया देंगे। ही सेड दैट एक्सचेकर यानी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा तो है नहीं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट ये की कि जो कंपनीज, जो कॉरपोरेट्स हमसे कमाते हैं, क्यों ना ये ऑब्लिगेशन उन्हीं पे डाल दिया जाए कि जब आप इतना बड़ा कमाते हो तो विलेजेस, लोग, पीपल, एनवायरनमेंट, इनको अडॉप्ट करके बचाओ। ये आइडिया कांग्रेस गवर्नमेंट के उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर PC चिदम्बरम को भी पसंद आया था। तो उस टाइम पे CSR के बारे में स्टडी शुरू हुई थी। अब CSR की स्टडी क्या थी? CSR की स्टडी 2008 से शुरू हुई, जब वर्ल्ड इकोनॉमी डिप्रेशन में गया था। 2008 के अंदर क्या देखा गया? वर्ल्ड इकोनॉमी डिप्रेशन में है, इंडियन इकोनॉमी सस्टेनेबिलिटी पे थी। जहां पे कंपनियां डूब रही थी, हम पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे थे। तो इसको देखते हुए एक कंसेप्ट डेवलप किया गया कि क्यों ना कंपनियों को बोला जाए लोगों को पैसा देने के लिए। लेकिन अब कैसे? क्योंकि वर्ल्ड में CSR जैसे लॉज नहीं है, CSR जैसे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन लॉ किसी भी, आज भी सेक्शन 135 हमारे कंपनीज एक्ट में है। अब कंपनी, यूके कंपनी एक्ट देख लो, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, सबका देख लो, नहीं है उसमें। यू डोंट हैव अ CSR क्लॉज, ओके, लेकिन अपने एक्ट में है। तो अब ये बनाने का तरीका कैसे? 2009 में उन्होंने CSR के लिए वॉलंटरी बेसिस गाइडलाइंस बनाई थी, जैसे वॉलंटरी प्रिंसिपल्स होते हैं वैसे। कंपनियों को बोला आप फॉलो करो। अब अच्छी बात यह थी कि 2009 से पहले 2006 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने यह बनाई हुई थी कि उनके इंडस्ट्रीज वाले वॉलंटरी बेसिस पे लोगों की भलाई करेंगे, ठीक है। तो हमने वॉलंटरी बेसिस गाइडलाइंस बनाई, कंपनियों को बोला फॉलो करो। फॉलो करने के बाद, और अच्छा, सबसे पहली कंपनी जिसने फॉलो किया था वो था नारायण मूर्ति की इन्फोसिस। और उन्होंने जब फॉलो किया तब गवर्नमेंट को पता चला कि CSR ऐसा होगा।
तब तक तो आइडिया भी नहीं था सीएसआर होगा कैसा। उन्होंने जो डेवलपमेंट किया ये किया, और वाटर अपलिफ्टमेंट प्लांट ड्राई एरिया में डाल के दिखाया, वाटर टैंक्स और सिस्टम्स, तब मालूम पड़ा सीएसआर ऐसा हो सकता है। फिर उन्होंने 2011 में कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस पर डाला। कंप्लाई और एक्सप्लेन मतलब या तो आप कंप्लाई करो, नहीं कर सकते तो एक्सप्लेन करो कि क्यों नहीं कर पा रहे हो। कंपनियों को यह बोला गया। 2009 में वॉलंटरी बेसिस, 2011 में कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस। हम कोई पेनल्टी नहीं डालेंगे, लेकिन हमें समझना है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कमी हो रही है। ओके, उस टाइम पे राहुल बजाज जी की स्पीच भी आई थी कि हमारे ऊपर आने वाले टाइम में एक जबरदस्ती का डोनेशन कम इंपोजिशन आने वाला है। He said it. So, comply और explain बेसिस पे करो। 2 साल उसको ऑब्जर्व करने के बाद 2013 में 135 सेक्शन डाल दिया गया, दैट इज कंपनी लॉ में सीएसआर। लेकिन तभी भी सीएसआर में कोई पेनल्टी नहीं दी गई थी। 13 से 14, 14 से 15 तक कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं था। 2016 के आसपास पहली बार ये बातचीत उठी कि पेनल्टी वगैरह डालनी है कि नहीं, क्योंकि सीएसआर का स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2014 से। तो 14 से 15 एक साल तो और 2 साल तो लग ही गया सीएसआर समझने में कि किस कंपनी को लगेगा, कौन करेगा। तो 2016 1 अप्रैल से एक्चुअली इसका शुरू हुआ कि अब इसके अंदर पेनल्टी क्लॉज आनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, पेनल्टी क्लॉज तभी भी एकदम से नहीं डाली थी, पेनल्टी क्लॉज तो अभी रिसेंटली डाली है। तब उन्होंने सेक्शन 450 के साथ गवर्न करना शुरू किया वॉलंटरी बेसिस पे, दैट इज 10,000 रुपए या लाख रुपए की पेनल्टी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने यह देखा 12,000 करोड़ से ज्यादा कॉरपोरेट्स में सीएसआर फंड अलग करके बैलेंस शीट में रखा गया है, एक्सबीआरएन रिपोर्टिंग में दिख रहा है, और वो खर्चा हो ही नहीं रहा है। They are collecting the funds, but they are not expending the funds. Why? Because there is no penal provision. That's why the amendment came into picture and they imposed a penalty clause in CSR. इसलिए वो 2021 के अमेंडमेंट में आता है, समथिंग अराउंड सितंबर 21 में डाली गई। क्लियर? सो ये था सीएसआर के पीछे यानी सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क के पीछे का लॉ। सो सस्टेनेबिलिटी का शुरुआत ऐसे ही हुआ था, इसलिए आपको ये 2009 गाइडलाइंस दिखती है, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस 2009, 2011। वो क्यों दिखती है, वो ये था रीजन। तो एमसीए लॉन्च अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटरी गाइडलाइंस 2009। उस टाइम पे 6 कोर प्रिंसिपल थे: केयर फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, एथिकल फंक्शंस, रिस्पेक्ट फॉर वर्कर्स, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, रिस्पेक्ट फॉर एनवायरनमेंट एंड सोशल। ये प्रिंसिपल्स पे आप कंप्लाई करो, बता दो। फिर 2011 में एमसीए का डेटा आया कि नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस एंड सोशल एनवायरमेंटल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिजनेस करके डेवलप हुई। ये गाइडलाइंस कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस के ऊपर जा रही थी। क्लियर? और इसी गाइडलाइंस में एक चीज डेवलप हुई थी, बीआरआर। पहली बार लिस्टेड कंपनी ने बीआरआर देखा था, दैट इज दिस बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स। सेबी ने ये डेवलप किया था। Okay, it's a disclosure of adoption of responsibility practiced by the business. SEBI decided to mandate inclusion in the listed company, और उसके लिए रेगुलेशन 34 सब रेगुलेशन 2 क्लॉज F को अमेंड किया गया था, LOTR। उसमें आया था BRR रिपोर्टिंग, और उसके हिसाब से टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको BRR रिपोर्टिंग करना कंपलसरी किया गया था, ओके, फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। तो इस तरह हमारा शुरुआत हुआ था सस्टेनेबिलिटी का। ओके, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सिंग, सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, इस तरह से शुरुआत हुए थे। कहाँ 2009, कहाँ 2011, कहाँ 2013, फिर उसके कई सालों के बाद फिर पेनल्टी क्लॉज डालना, और सेबी ने 2011 के बेसिस पे यहाँ पे ये रेगुलेटरी चेंजेस डाल के, ओके, रेगुलेशन 34 डालते हुए शुरुआत की थी। ठीक है, और फिर दोज लिस्टेड एंटिटी नॉट कवर्ड इन मेन बोर्ड दे मे इंक्लूड, इसलिए सेबी ने इनको वॉलंटरी बेसिस पे रखा था कि अगर आप लिस्टेड हो लेकिन अगर आप मेन बोर्ड पे कवर नहीं हो, एसएमई एक्सचेंज वगैरह पे हो, तो आप शुरू कर सकते हो वॉलंटरी बेसिस पे। क्लियर? अगर करना चाहो तो। फिर सेबी का एक बड़ा वाला सर्कुलर आया 2021 का सर्कुलर, जिसमें बीआरएसआर के बारे में आया था। ओके,
10th May 2021 को बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, द BRR बिकम्स BRSR, द जर्नी ऑफ BRR टू बी। ओके, आज अगर आप लिस्टेड कंपनी में काम करोगे, ये रिपोर्ट आपको डेफिनेटली दिखेगी, BRSR रिपोर्ट्स। क्लियर? तो अगर आप सेक्रेटरियल डिवीजन में हो तो साल की जो एक रिपोर्ट बनानी होती है वो इसमें आएगा, BRSR रिपोर्ट्स। ठीक है, और सेक्रेटरियल डिवीजन में हो तो काफी कुछ चीजें आएंगी। जब मैं रिपोर्टिंग का पार्ट डिस्कस करता हूं तब मैं आपको समझाता हूं व्हाई वर्किंग इन अ लिस्टेड कंपनी सेक्रेटरियल डिवीजन यू आर सिटिंग इन अ प्रेशर कुकर। ओके, so here it is. The reporting of the company's performance related factors and a vital reporting of financial operations has to be done. कि कंपनी कैसे सस्टेन करेगी, किस तरह से सस्टेन करेगी, क्या एनवायरनमेंट में। In terms of Regulation 34F, LODR has now been decided to introduce ESG norms. इस ESG का इन ग्लोबल एक्सेप्टेंस की वजह से आपके करिकुलम में भी ESG घुस गया, Environmental, Social and Governance Aspect. Okay, and BSR disclosures have 9 principles for the national guarantee. तो नेशनल गाइडलाइंस जो बनी थी बिजनेस पे, जो 2011 में बनी थी, उसके बाद अभी अमेंड भी हुई है, उसके 9 प्रिंसिपल्स को ये अडॉप्ट करता है आज भी। केयर फॉर ऑल, स्टेक होल्डर्स, एनवायरमेंट देयर, व्हाट इज इम्प्रूविंग, वही सारे प्रिंसिपल्स आज भी अडॉप्ट करता है। And the essential indicators are reported to the mandatory basis while reporting leadership indicators. Okay, अब ये BSR SR किस चीज के ऊपर हिट करता है? BSR SR इसके ऊपर हिट करता है कि अब हमें लीडरशिप के ऊपर ध्यान देनी है। I need to know that who is deciding, why they are deciding that way, what are the purpose behind that, and will they take the company in the rightful directions? Okay, उसके ऊपर है। And BRSR is intended towards quantitative standardization of ESG parameters. Okay, listed entities already disclosing sustainability reports based on international accepted framework and cross references has to be given in BRSR. And 2023 onwards इसकी फाइलिंग मैंडेटरी कर दी गई। So अब ये recently अभी से BRSR शुरू हो रहा है। ओके, 1 अप्रैल 22 से BRSR ने अपना कदम रखा है, 31 मार्च 23 के बाद से ये फाइलिंग शुरू करेगा। ओके, तब तक यानी 1 अप्रैल 22 तक BRR फाइल हो रहा है। क्लियर? तो ये बहुत ही रीसेंट अमेंडमेंट सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है। समझा? अच्छा, कितने लोगों को ये पता था कि इस तरह के GRI रिपोर्टिंग्स होती है? या आपको लगता है कितने लोगों को बाहर ऐसा पता होगा कि ऐसी रिपोर्टिंग्स होती है, जो BCom, BAF, BMS सब कर रहे हैं? और बाय चांस वो लोग कभी CS नहीं करते, बट दे लैंड अप इन द कंपनी। ओके, एंड दे आर गिवन, अच्छा ये रिपोर्टिंग से ये काम करो। कितने लोगों को समझ में आएगा ये सब? तो ये सब का मेन प्रॉब्लम यही है, जिसको हम लोग मेन स्ट्रीम चैलेंजेस बोलते हैं ना। मेन प्रॉब्लम यही है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को समझ में आता नहीं है, यहां तक कि गवर्नमेंट को भी नहीं पता है ज्यादा। तो गवर्नमेंट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, बस उनसे काम लेके ये बना दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों को इन डेप्थ एनालिसिस इसका नहीं पता है। आज अगर आप किसी IAS ऑफिसर के साथ बैठो ना, तो IAS ऑफिसर आपको एक चीज क्लियरली बोलेगा, हमें इंडियन इकोनॉमीज और ये सब के बारे में पता है, लेकिन जिस तरह से हमारे कॉरपोरेट सेक्टर्स चल रहे हैं उसकी नॉलेज हम लोगों को इन डेप्थ नहीं है। उतनी नॉलेज है कि मतलब ऐसा है कि अगर उनको केस दे दो तो बैठ के सारा रिसर्च कर देंगे, वो एक अलग बात है क्योंकि वो केस हुआ, अदरवाइज इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली केसेस में DHFL केसेस हुए, स्कैम हुआ बड़ा, तो आपको वो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स ही चाहिए, इसलिए वो CACS इंस्टीट्यूट से लोग हायर करते हैं। रीजन, क्योंकि उन लोगों को ये मालूम है क्राइम हुआ है, लेकिन क्राइम के पीछे ढूंढने का तरीका नहीं मालूम ना।
बिकॉज दे डोंट वर्क इन दिस सिस्टम रेगुलरली। ठीक है, ये है मेन स्ट्रीम चैलेंजेस। सो मेन स्ट्रीम चैलेंजेस में ये आपको दिखता है, गवर्नमेंट से एनकरेजमेंट इन चीजों के बारे में नहीं है। कॉमर्स के स्टूडेंट के करिकुलम में तो दूर दूर तक नहीं है, तो ये एनकरेजमेंट ही नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं है। ओके, अगर आपके घर में अपार्ट फ्रॉम सीएस कोई और हो, एडवोकेट्स ये सब, उनको जाके जीआरआई नॉर्म्स और ये सब पता हो, दे डोंट अंडरस्टैंड, लैक ऑफ अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि उनके करिकुलम या उनकी रिक्वायरमेंट्स में कभी आता ही नहीं है। एंड एक्सपर्ट सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। यही चीज तुमको दूसरों से अलग करेगी। यू विल बी बिकमिंग, why company will take your assistance? Because of expertise. That's what you need to have, expertise. Okay, investor behavior vary from company to company, and unawareness about ESG issues comes into pictures. हमें नहीं पता, इसके वजह से ESG नॉर्म्स बहुत ही कम सेगमेंट्स को पता है, और अभी भी लिस्टेड कंपनीज के सेगमेंट्स में ही आपको ESG प्लेइंग दिखती है। अनलिस्टेड कंपनीज में ज्यादा ESG के बारे में आता ही नहीं है। धीरे करके अगर जब ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी तक उतरते जा रहा है, उतरेगा, तब ये आपको कंपनी लॉ में भी ज्यादा दिखने लगेगा। उतरेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उतरेगा। प्लानिंग चलती जा रही है, प्रोविजंस में चेंजेस आने वाले, कोई ना कोई आने वाली कमेटी रिपोर्ट में फिर उतरेगा, देखना। ओके, क्योंकि अगर आप एक लिस्टेड कंपनी को कंप्लाई करवा रहे हो और वो है तो कंपनी, अगर वो कंप्लाई कर रही है और उस तरफ आगे चल रही है, तो कंपनी लॉ को उसके साथ पार्लेंस पे डालना पड़ेगा। उस वजह से वो अनलिस्टेड कंपनी पे उतरेगा। ठीक है, क्लियर? अब ये हुआ एक पार्ट, अब आया दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। चल क्या रहा था? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक पार्ट, दूसरा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। दोनों रिपोर्टिंग अपने आप में अलग चल रही थी, दैट इज फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। एज अ रिजल्ट, लोगों को कहानी पूरी समझने में दोनों रिपोर्ट को जोड़ना पड़ता था और कहानी समझना मुश्किल होता था, दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द कंपनी। ओके, कंपनी में हो क्या रहा है, ये समझना अपने आप में मुश्किल पड़ रहा था। ठीक है, इसीलिए कंपनी के अंदर क्या हो रहा है ये जानना, कैसे हो रहा है ये जानना, उन सब के लिए इस फाइनेंशियल और इस सस्टेनेबिलिटी को ब्लेंड करना पड़ा, मिक्स। उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स। एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज अ फाइनेंशियल एंड अ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ब्लेंडेड टुगेदर। ओके, क्या ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट आपको दिखेगी? बिल्कुल दिखने वाली है। शेड्यूल 3 से ही लेके शुरुआत होते हुए टुवर्ड्स BSR SR रिपोर्टिंग, टुवर्ड्स फर्दर रिपोर्टिंग, आपको सारी रिपोर्टिंग्स आज के तारीख में इंटीग्रेटेड में, और इसको बनाने वाला इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल्स IIRC, जो मैंने आपको चैप्टर 11 में बोला था, बाद में बताऊंगा, वो यहां पे आता है। क्लियर?